नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फार्मा वाला चैनल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे एंटी कन्वर्जेंट। अपना सीएनएस टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो सीएनएस में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सीडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ लिया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया हो गया अपना, एंटी साइकोटिक हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जेंट का सेकंड नाम है एंटी एपिलेप्टिक। एंटी कन्वर्जेंट को हम क्या कहते हैं? एंटी एपिलेप्टिक। इसका मतलब क्या है? कन्वर्जेंट को ही मेरे भाई क्या कहते हैं? एपिलेप्सी। कन्वर्जेंट का दूसरा नाम क्या है? एपिलेप्सी। ठीक है, अभी एपिलेप्सी बीमारी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मेरे भाई, एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना। ठीक है, वो अब कोई कहेगा कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो नॉर्मली भी होता है। जब नॉर्मल से ऊपर लेवल का हो जाए कॉन्ट्रैक्शन, जल्दी हो जाए, जैसे हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, दिल नॉर्मल धड़कता है तो हमारा बीपी कितना रहता है? 120/80 रहता है। यदि हाइपरटेंशन हो जाए तो हमारा दिल जल्दी धड़केगा ना, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जल्दी, तो हमें पता चल जाएगा बीपी। इसी प्रकार स्मूथ मसल्स में भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ऊपर का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आ जाए, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लग जाए, तो क्या हो जाती है भाई? एपिलेप्सी। तो क्या हो जाती? एपिलेप्सी। ठीक है, तो एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है? इंक्रीज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, increase rate of contraction and relaxation of smooth muscles, या इन स्मूथ मसल्स लिख लो, इन स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब देखो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारी स्मूथ मसल्स के अंदर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, लेकिन जब उसका रेट बढ़ जाए, बार जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूं, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, 1 मिनट में हमारे स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था 10 बार। कितनी बार? 10 टाइम्स। ये मैंने एज्यूम किया है कि आपकी बॉडी के अंदर 1 मिनट में 10 बार स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा था। अब एपिलेप्सी यदि आपकी बीमारी हो गई तो 1 मिनट के अंदर ये 20 टाइम चला गया, डबल टाइम हो गया ना। पहले 1 मिनट के अंदर कितनी बार हो रहा था? 10 बार। अब 1 मिनट के अंदर भाई कितनी बार हो गया? 20 बार। तो ये 20 बार इंडिकेट कर रहा है अब हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा? एपिलेप्सी, मतलब झटके आने लग गए। ठीक है, वो झटके आना क्या होता है? मिर्गी आना, कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जल्दी होने लग गया, बस और कुछ नहीं है। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जल्दी तो होने लग गया स्मूथ मसल के अंदर, लेकिन किन कारणों से? ऐसा क्या आ गया बॉडी के अंदर, किसका लेवल बढ़ गया बॉडी के अंदर कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जल्दी होने लग गया? ठीक है, तो मैंने जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ाया था डीपोलराइजेशन। क्या पढ़ाया था? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है मेरे भाई? एक वर्ड मैंने पढ़ाया था, डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो एक वर्ड पढ़ाया था ना, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था? जब भी हमारी डीपोलराइजेशन, जब भी हमारी बॉडी में डीपोलराइजेशन होगा तो इसका मतलब हमारी बॉडी में किस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी? सोडियम आयन की। किसकी बढ़ेगी? सोडियम आयन की। और जब भी मेरे भाई हमारी बॉडी में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कौन सा इफेक्ट आएगा? कौन सा इफेक्ट आएगा? एक्साइटेटरी इफेक्ट। ये भी मैंने बताया था, कौन जीपीसीआर में बताया था ये सब कुछ। कौन सा इफेक्ट आएगा? जीपीसीआर की वीडियो देख लेना एक बार, उसमें लिख रखा पाएगा एक्साइटेटरी इफेक्ट। और जब भी हमारी एक्साइटेटरी इफेक्ट हमारी बॉडी में आएगा तो स्मूथ मसल्स के अंदर क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। ठीक है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन, ये एसएम का मतलब है स्मूथ मसल। हमारी बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाएगा? स्मूथ मसल। अब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड बढ़ गई स्मूथ मसल्स के अंदर, तो मेरी भाई क्या हो जाएगी?
एपिलेप्सी, तो क्या हो जाएगी एपिलेप्सी। ठीक है, अब मेरे भाई हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो दो आयन के लिए, दो आयन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक सोडियम आयन और एक कैल्शियम आयन। दूसरा आयन कौन सा है, एक कैल्शियम आयन। यदि कैल्शियम आयन भी बढ़ेगा तब भी डीपोलराइजेशन होगा, तब भी एक्साइटेशन होगा, ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो दोनों आयन हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब हमारे शरीर के अंदर, जब हमारी बॉडी के अंदर इन दोनों आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटेटरी इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल्स के अंदर और उसकी वजह से एपिलेप्सी होगी। ठीक है, अब इस एपिलेप्सी को ठीक कैसे करना है, सोडियम चैनल ब्लॉकर दे दूंगा। भाई सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर दूंगा तो उसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी। तो एक तो हम क्या करेंगे, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दूंगा। क्या दे दूंगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉक का, तो भी एपिलेप्सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा तीसरा मेरे भाई, मैंने आयन बताया था सब लोगों को मेरे भाई, क्लोराइड आयन। क्या बताया था, क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट। क्लोराइड आयन कौन सा करता है, इनहिबिटरी। जैसे सोडियम और कैल्शियम एक्साइटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सोडियम आयन क्या करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट। यदि हमारी बॉडी के अंदर क्लोराइड आयन बढ़ जाए, कौन से आयन, क्लोराइड आयन, तो कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, इनहिबिटरी। और इनहिबिटरी आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करना है, कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करना है, इससे एपिलेप्सी ठीक होगी। और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, इन दोनों की कंसंट्रेशन कम करनी है और क्लोराइड आयन की बढ़ानी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखो मेरे भाई कि अब इसकी सिंपल डेफिनेशन बताता हूं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल कैसे लिखना है वो मैं लिख रहा हूं और उसको नोट कर लेना। बिल्कुल सिंपल, ना किसी किताब की रटोरी डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल, मैं यहां नोट करवा देता हूं। ठीक है, एपिलेप्सी may be defined as the imbalance of inhibitory effect, द इम्बैलेंस ऑफ इनहिबिटरी इफेक्ट। मैंने बता दिया इनहिबिटरी इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, इसलिए मैं डेफिनेशन बाद में लिखवाइए, पहले वो चीज समझाइए ताकि तुमको पता चले इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है। इनहिबिटरी इफेक्ट एंड एक्साइटेटरी इफेक्ट। ठीक है, अब इसको मैं देसी भाषा में समझाता हूं, बिल्कुल इस डेफिनेशन को। आपके पास एक तराजू है, आपके पास क्या है, तराजू। सब ताकड़ी जानते हो, तराजू जानते हो। एक साइड तराजू में इनहिबिटरी इफेक्ट रखा है और दूसरी साइड तराजू में एक्साइटेटरी इफेक्ट रखा है। यदि तराजू बराबर नहीं है, मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट और एक्साइटेटरी इफेक्ट बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एपिलेप्सी। तो हमें क्या करना है, उस तराजू को बराबर करना है, बस बस इतना काम करना है। इनहिबिटरी इफेक्ट और एक्साइटेटरी इफेक्ट को क्या करना है, बराबर करना है, तराजू बराबर हो जाएगा, एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब उस तराजू में किसकी कमी रहेगी, एपिलेप्सी होगा जब, और किसकी ज्यादा होगी जब एपिलेप्सी होगा, तो सबको पता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक्साइटेटरी इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा और इनहिबिटरी इफेक्ट कम हो जाएगा, तो तराजू ऊपर नीचे हो जाएगा, तो तराजू ऊपर नीचे हो जाएगा तो एपिलेप्सी हो जाएगा। तो अब तराजू को बराबर करने के लिए क्या करना है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटेटरी इफेक्ट बढ़ रहा है उसको क्या करना है, कम करना है, और जो हमारी बॉडी के अंदर इनहिबिटरी इफेक्ट कम हो रहा है उसको क्या करना है, बढ़ाना है, तराजू बराबर। मान लो ये मेरे पास तराजू है। ठीक है, ये जो तराजू है मैं एक बार समझा देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये तराजू है, उसके दो पलड़े हैं,
ये ग्रीन कलर का मार्कर और ये ब्लू कलर का मार्कर। जो ग्रीन ब्लू कलर का मार्कर है ये क्या है, एक्साइटेटरी फैक्टर, और ग्रीन कलर का मार्कर है इनहिबिटरी फैक्टर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इस पेशेंट को एपिलेप्सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ गया मतलब इसमें वजन ज्यादा है, ये ऊपर आ गया इसमें वजन ज्यादा है, और ये नीचे गया इसमें वजन कम है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। अब ये नीचे हो गया ना मार्कर, जो नीचे वाला मार्कर है मतलब उसका इफेक्ट कम हो गया, और जो ऊपर आ गया उसका इफेक्ट ज्यादा है, तो इस पेशेंट को एपिलेप्सी है। अब इस पेशेंट की एपिलेप्सी ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको कम करना पड़ेगा जो ऊपर उठा हुआ है एक्साइटेटरी फैक्टर, और इसको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे उसको क्या लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। दोनों बराबर हो गए तो एपिलेप्सी ठीक हो गई। ठीक है, ये तो था एपिलेप्सी होती क्या है। अब आता है एपिलेप्सी सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स ही ब्लॉक होंगे, सोडियम भी, कैल्शियम भी, और हमारा क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, ड्रग से बढ़ेगी। अब देखते हैं कौन कौन सी ड्रग एपिलेप्सी में यूज होती है। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन के अंदर ड्रग है वो है बारबिटूरेट। ठीक है, बारबिटूरेट जो कैटेगरी की ड्रग है हमने सीडेटिव हिप्नोटिक्स में पढ़ी थी, वीडियो जाके देख लेना, सीडेटिव हिप्नोटिक्स के अंदर बारबिटूरेट पढ़ी थी, मैंने वहां बताया था बारबिटूरेट क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, अब जब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा, इनहिबिटरी, और इनहिबिटरी इफेक्ट बढ़ेगा तो एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी। और बारबिटूरेट की कौन सी ड्रग आएगी, फिनोबार्बिटोल, और ये मैंने लॉन्ग एक्टिंग बारबिटूरेट में पढ़ा था सीडेटिव हिप्नोटिक्स में, देख लेना क्लासिफिकेशन में लॉन्ग एक्टिंग में पाएगा। अगला बारबिटूरेट का डेरिवेटिव है डीऑक्सी बारबिटूरेट। अभी मैं इस लाइन की ट्रिक भी बताऊंगा, इस लाइन को याद कैसे करना है, बारबिटूरेट, डीऑक्सी बारबिटूरेट, मैं बताऊंगा, ये पढ़ देता हूं मैं। डीऑक्सी बारबिटूरेट किसका है, बारबिटूरेट का डेरिवेटिव है, इसके अंदर ड्रग आती है प्रिमिडोन, याद रखना क्या आती है, प्रिमिडोन। अगला है हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन एक मोइटी का नाम है, क्या है, मोइटी का नाम है, और हाइडेंटोइन मोइटी किसके अंदर पाई जाती है, फिनाटोइन के अंदर। और फिनाटोइन की जो प्रोड्रग है वो है फोस्फिनाटोइन। फिनाटोइन की प्रोड्रग क्या है, फोस्फिनाटोइन। अब प्रोड्रग मैंने पढ़ाया था जनरल फार्माकोलॉजी के, ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे जनरल फार्माकोलॉजी प्रोड्रग क्या होती है, तो यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाएंगे। फोस्फिनाटोइन, फिनाटोइन किसकी ड्रग है, हाइडेंटोइन के अंदर। याद कैसे रखोगे, हाइडेंटोइन के अंदर क्या है, टोइन, तो इसकी ड्रग के अंदर भी क्या आएगा, टोइन। भाई हाइडेंटोइन के अंदर टोइन है ना, फिर ड्रग के अंदर भी क्या आएगा, टोइन आएगा लास्ट में। अगली ड्रग है इम्नोटिब्लिन। इम्नोटिब्लिन मेरे भाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कार्बोनजाइपिन और ऑक्साकार्बन, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है और सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। मैं बताता हूँ, जो हाइडेंटोइन है ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है। हाइडेंटोइन की ड्रग कौन सी है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। इम्नोटिब्लिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है और सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है, दोनों है। ठीक है, सक्सिनामाइड, इथोसक्सिनामाइड ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, अगला एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वेल्पोरिक एसिड। याद रखना वेल्पोरिक एसिड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। देखो मेरे भाई एपिलेप्सी 3 से 4 प्रकार की होती है, बताता हूँ थोरली। ठीक है, एक ग्रानुलर एपिलेप्सी होती है, एक पैटिट एपिलेप्सी होती है, एक जनरलाइज टोनिक क्लोनिक होती है, और एक जनरलाइज सीजर होता है। ठीक है, टोनिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी रिलैक्सेशन, और क्लोनिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सारी की सारी ग्रानुलर होगी, पैटिट होगी, ठीक है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक होगी, और जनरलाइज सीजर 4 प्रकार की एपिलेप्सी मैंने बताइए, उन सब में वेल्पोरिक एसिड ड्रग ऑफ चॉइस। सब में ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब सारी एपिलेप्सी में यूज हो जाती है वेल्पोरिक एसिड, सब में से कोई भी किसी भी टाइप की एपिलेप्सी। आगे बेंजोडाइजेपिन भी क्या करती है, सबको पता है, बेंजोडाइजेपिन क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। तो उसके अंदर इसको ट्रिक को याद रखना, सी डोला, इसके अंदर ट्रिक है सी डोला। ठीक है, डोला आपने सुनी होगी, एनाल्जेसिक की ड्रग आती है जो पेन को कम करती है, बुखार में लेते हैं डोला। ठीक है, तो सी डोला, सी से क्या आएगा, क्लोनाजापाम, इस सी से क्या आएगा, क्लोबाजापाम, डी से क्या आएगा, डायजापाम, ओ से क्या आएगा, ओक्साजापाम, एल से क्या आएगा, लोराजापाम, और ए से मेरे भाई एक अल्प्राजोलम ड्रग आती है, अल्प्राजोलम, ये वो लिखना है अल्प्राजोलम। ठीक है, ये भी बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग है, अल्प्राजोलम। ठीक है, आगे ड्रग है फिनाइल ट्रायाजिन। फिनाइल ट्रायाजिन के अंदर देखो लास्ट में क्या है, ट्रायाजिन, तो ड्रग में भी क्या आएगा लास्ट में, ट्रायाजिन। लेमोट्रायाजिन सोडियम चैनल ब्लॉकर है, याद रखना सोडियम चैनल ब्लॉकर। कोई पूछे लेमोट्रायाजिन किस चैनल को ब्लॉक करती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है।
साइक्लिक गाबा एनालॉग, साइक्लिक का गाबा, गाबा पेंटीन, और गाबा क्या करता है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। मतलब याद रखना, जब भी गाबा आ जाए कहीं, वो इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कौन सा इफेक्ट? इनहिबिटरी। और उसका डेरिवेटिव दे रहे हो तो इनहिबिटरी इफेक्ट है, ठीक है। इनहिबिटरी इफेक्ट जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतनी एपिलेप्सी जल्दी ठीक होगी। आगे ड्रग है, कुछ न्यूअर ड्रग आती है, विगाबैट्रिन, टोप्रीमेट, टिगावेगी, जोनिसामाइड और लीवोट्रिन। एक जोनिसामाइड का याद रखना, जब भी किसी पेशेंट को सल्फा एलर्जी हो जाए, किसकी? सल्फा, मतलब सल्फर से एलर्जी हो जाए, तो उसको हम जोनिसामाइड दे सकते हैं, ठीक है। और कोई पूछे वो क्यों, देखो इसमें क्या है, सल्फर है, तो सल्फा एलर्जी, सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जोनिसामाइड का एक एडवर्स इफेक्ट है सल्फा एलर्जी। जोनिसामाइड क्या प्रोड्यूस करता है? सल्फर, सल्फा एलर्जी प्रोड्यूस करता है, एडवर्स इफेक्ट है जोनिसामाइड का, ठीक है। टोपिरामेट एक ऐसी ड्रग है जो टॉपिकली देते हैं, ठीक है ना। अब आता है मेरे भाई, किसको याद कैसे रखोगे, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। बीड़ी हिसाब से पीना, बीड़ी हिसाब से पीना, बीड़ी का मतलब बी से बारबिट्रेट, मेनोबार्बिटोन, बी से और डी से क्या होगा, डीऑक्सी, बीडी होगा। हिसाब हाइड्रेंटाइन, हिसाब का मतलब, आई का मतलब इम्नोस्टेबलिन, एस का मतलब सक्सिनामाइड। हिसाब की स्पेलिंग क्या होती है, देखो सबसे पहले बीडी हिसाब, ये होती है ना हिसाब की स्पेलिंग, ठीक है। इस बी से क्या हो गया, बेंजोडाइजेपिन। डी से क्या होगा, सॉरी बारबिटोरेट, बी से क्या होगा, बारबिटोरेट। डी से क्या होगा, डीऑक्सी बारबिटोरेट। एच से क्या होगा, हाइड्रेंटोइन। आई से क्या होगा, इम्नोस्टिबलिन। एस से क्या होगा, सक्सिनामाइड। इससे क्या होगा, एलिफेटिक एसिड। और इससे क्या होगा, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। बीड़ी हिसाब से पीना, पीना का मतलब फिनाइल ट्रायाजिन। और ये साइक्लिक को, वैसे साइक्लिक लिखा जाएगा लेकिन मैंने ट्रिक बना रखी है, साइक्लिक को ई मान के चलना, ठीक है। और एन से नीवर होएगा पीना, ठीक है। ये याद है, बीड़ी हिसाब से पीना, ये ट्रिक है इसकी, इम्यूनिटी की, ठीक है। ड्रग आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आप आते स्ट्रक्चर, सबसे पहला स्ट्रक्चर है फिनाटोइन का, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है फिनाटोइन का। अब थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर में चलता हूं। पहला स्ट्रक्चर मेरा भाई है मेरे पास फिनाटोइन का। तो सबसे पहला जो अपना स्ट्रक्चर है वो क्या है, फिनाटोइन का। फिनाटोइन के अंदर इस मोइटी का नाम क्या बताता हूं मैं, सर्कल लगा के लिख रहा हूं। इस मोइटी का नाम होता है, मोइटी कौन सी फिनाटोइन में, हाइड्रेंटोइन। तो जब भी 5 मेंबर ड्रिंक के अंदर NH NH और 2 कीटो ग्रुप आ जाए, ये कौन सी ग्रुप है मेरे भाई, कीटो। जब NH के साथ 2 NH के साथ 2 कीटो ग्रुप आ जाए तो उस मोइटी का नाम होता है हाइड्रेंटोइन। याद रखना ये बहुत जरूरी है, हाइड्रेंटोइन। इस मोइटी का नाम क्या है, हाइड्रेंटोइन, ठीक है। इसलिए हाइड्रेंटोइन में क्या लिख रखा है, फिनाटोइन ड्रग लिख रखी है, ठीक है। अब ये ड्रग, इस मोइटी का नाम क्या होगा, हाइड्रेंटोइन होगा। और ये कौन सी होगी मेरे पास, अब मेन मोइटी क्या है इसमें, हाइड्रेंटोइन है, तो ये तो साइड चेन होगी। और मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब भी बेंजीन साइड चेन में होगा तो उसको क्या लिखेंगे, फिनाइल। तो एक फिनाइल मेरे पास ये होगी, और एक फिनाइल मेरे पास ये होगी, ठीक है। ये तो हाइड्रेंटोइन तो मोइटी का नाम होगा। यदि इसका आईपीएसी नेम लिखा जाए, जो मैंने सर्कल लगाया, इसका आईपीएसी नेम लिखा जाए, याद रखना बेटा, जब भी 5 मेंबर ड्रिंक के अंदर 2 नाइट्रोजन हो, जब भी 5 मेंबर ड्रिंक के अंदर 2 नाइट्रोजन हो, मैं लास्ट में बना भी देता हूँ साइड में, एक मिनट पढ़ा, एक मिनट दोबारा पढ़ा। ठीक है, 5 मेंबर ड्रिंक है अपने पास, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेंबर रिंग है। जब भी 5 मेंबर रिंग के अंदर 2 कार्बन हो तो उस रिंग का नाम होता है इमीडाजोल। क्या होता है, इमीडाजोल। ये याद रखना, ये मैंने साइड में लिख डाल दिया है। जब भी 5 मेंबर रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन हो तो उसको, उस रिंग का नाम क्या होता है, इमीडाजोल, ठीक है। तो इसके अंदर इमीडाजोल है। अब ये कौन है,
इसको बोलते हैं ओन। क्या बोलते हैं? ओन। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करूंगे? यहाँ से कर लो जी। मैं हीट्रो एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब मान लो यहाँ से कर लो, आप यहाँ से कर लो, एक एक हीट्रो एटम पकड़ लो, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ 1 2 3 4 5। अब 5 पे क्या लग रहा है? डाइफिनाइल लग रहा है। ठीक है, और इमिडाजोल, और 2 पे और 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड ओ का नाम होता है ओन। हमारे पास कितने ओन है? 2, तो डाई। ठीक है, 2 4 डाई हो गया। अगली ड्रग आते हैं वेल्प्रोइक एसिड। वेल्प्रोइक एसिड के अंदर कुछ नहीं है। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 7। लेकिन मेरे भाई इसको ऐसे नहीं करना, इसको थोड़ा सा अलग करना है। वो कैसे? मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। मेन चेन कौन सी लेनी है? मेन चेन वो लेनी है जिसके साथ फंक्शन ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब फंक्शन ग्रुप किस में अटैच है? 1 2 3 4, अब 5। इसके अंदर 5 कार्बन है। इधर से गिनो 1 2 3 4 5। ठीक, किधर से कार्बन गिन सकते हो? तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। और सी डबल वाई जुड़ा हुआ तो क्या लिखोगे? पेंटानोइक एसिड। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, लेकिन नंबरिंग कहां से करनी है? नंबरिंग फंक्शन ग्रुप से होगी। तो पहला नंबर किस कार्बन को मिलेगा? इस कार्बन को, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको और पांचवा इसको। तो इसका तो नाम हो गया पेंटानोइक एसिड। भाई 5 कार्बन है तो पेंटेन लिखेंगे, और सी डबल है तो क्या लिखोगे? ओइक लिखोगे। तो इसका नाम हो गया पेंटानोइक एसिड। अब 2 पे क्या लिख रहा है? 2 पे 3 कार्बन है, 1 2 3, और ये साइड चेन है। तो साइड चेन, जब भी प्रोपेन साइड चेन में तो क्या लिखोगे? प्रोपाइल। तो 2 पे क्या हो गया? प्रोपाइल। और स्ट्रक्चर किसका है? वेल्प्रोइक एसिड का। अब लास्ट स्ट्रक्चर बनता है अपना, लास्ट स्ट्रक्चर बच गया गाबापेंटीन का। हाँ, गाबापेंटीन का, गाबापेंटीन का, गाबापेंटीन का नहीं, कार्बोजेपिन का बचेगा थोड़ा। कार्बोजेपिन, ये इसका स्ट्रक्चर है, कार्बोजेपिन। ठीक है, एजिपाइंडिंग है ना, कार्बोजेपिन। मेरे भाई बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। बीच वाली रिंग मैंने पिछली क्लास में बताई थी। जब भी 7 मेंबर रिंग के साइड में जब भी बेंजीन होगा तो उसको क्या लिखोगे? बेंजो। तो इसका नाम क्या हो गया? इस वाली रिंग का नाम क्या हो गया? बेंजो। और ये भी साइड, ये भी बेंजो। ठीक है, तो अपने पास कितने बेंजो हो गए? 2 बेंजो हो गए। ठीक है, ये क्या है? इसको बोलेंगे कार्बोक्सा। जब भी सी डबल बॉन्ड हो NH2, उसको बोलेंगे कार्बोक्सामाइड। उसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सामाइड। इसको कोई नाम पूछे तो क्या लिखोगे? कार्बोक्सामाइड। ठीक है, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, और बीच वाली रिंग का नाम होता है एनोलिन। क्या होता है? एनोलिन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लास्ट वाली स्ट्रक्चर है गाबापेंटीन। गाबापेंटीन के अंदर एक ड्रग, एक बनाना है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन के साथ एक कार्बन पे CH2NH2, CH2NH2, अरे सॉरी, CH2NH2 जोड़ना है, CH2NH2, और एक तरफ CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब मेन चेन जो होगी भाई इसके अंदर, ये वाली रहेगी, एसिटिक एसिड वाली। गाबापेंटीन के अंदर जो मेन ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है का? 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम। ठीक है, और साइक्लोहेक्साइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 अमीनो मिथाइल। ठीक है, ये एपिलेप्सी वाला चैप्टर अपना एंटी कन्वर्जेंट खत्म। आगे अगला जो चैप्टर हम जल्द लाएंगे। ठीक है, कल अगली वीडियो आएगी। इसी प्रकार पढ़ते रहो। क्लासिफिकेशन को थोड़ा ट्रिक से पढ़ना, जो मैंने बताया बीडी हिसाब से पीना, उस ट्रिक को थोड़ा देखना और उसे याद करना। ये क्लासिफिकेशन बहुत आराम से याद हो जाएगी। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। धन्यवाद।